Yes, students, there are two types of studies ना, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस. ठीक है, देखें, जब आप क्लास 8 में थे तब आपने अपना करियर आपने डिसाइड कर लिया था. आपने कंप्यूटर साइंस लेना है, आपने प्री मेडिकल लेना है, आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, या आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना है. तो बेसिकली आप सेलेक्ट क्या कर रहे थे? आप सेलेक्ट कर रहे थे कि आपने फ्यूचर के अंदर सोशल साइंटिस्ट बनना है या नेचुरल साइंटिस्ट बनना है. ठीक है, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज. हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं? हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज रिसर्च? क्या होती है रिसर्च? इज सिस्टमैटिकली इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग सम ऑफ नॉलेज. आप फाइनेंस पढ़ते हो, मार्केटिंग पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी करते हो, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वो क्या होती है? पहले से मुकाबले में ज़्यादा होती है. तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो? आप रिसर्च कर रहे होते हो. हम सोशल साइंसेज में भी रिसर्च कर रहे होते हैं और नेचुरल साइंसेज में भी रिसर्च कर रहे होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज? यस, एनीवन आप में से कोई आंसर करेगा? डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंसेज. यस स्टूडेंट, आप में से कोई आंसर करेगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज? Sir, natural sciences में we study the nature, like the natural events, और social sciences में हम human society के बारे में study करते हैं. यस बिल्कुल. एनी एनी अदर? चलिए देखें, आपने सही बताया, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब को मालूम है व्हाट इज सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस. बेसिकली देखें, research in social sciences or research in natural sciences, this means we are studying behavior of different variables. सोशल साइंस में भी हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, नेचुरल साइंसेज में भी हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं. हमारा पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग सम ऑफ knowledge. The difference between social sciences and natural sciences is, in social sciences variables does not shows the exact relationship, but in natural sciences variable shows the exact or 100% relationship. The most famous model equation of natural sciences is H2O equals to H2 plus O. ठीक है, H2O is water. So in this equation, water is 100% explained by hydrogen and oxygen. Anything remaining? कुछ बचता है इसमें से? कुछ भी नहीं बच रहा होता. नहीं, ये इक्वेशन, ये मॉडल आपके पास क्या है? ट्रू है. तो मैथमेटिक्स इक्वेशन को क्या कहती है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो वाटर इज 100% एक्सप्लेन बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो नेचुरल साइंसेस के किसी भी टॉपिक को ले लें, किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, उसकी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन 100% क्या होगी आपके पास? सेटिस्फाई होगी. तो इन नेचुरल साइंसेस वेरिएबल्स 100% रिलेशन को क्या करते हैं? शो करते हैं. इन सोशल साइंसेस वेरिएबल्स 100% रिलेशन को शो नहीं करते. ठीक है, लाइक फेमस इक्वेशन ऑफ सोशल साइंसेस y equals to c plus I plus g plus nx. ठीक है, और another equation of social sciences q equals to a minus b first equation is national income identity equation ना? तो y means national income or output of a country explained by consumption, investment, government expenditures and annex. तो mathematics, according to mathematics, left hand side equals to
right hand side. Second equation is demand equation. Q is quantity demand equals to A minus B P. So according to second equation, price 100% explained by quantity demand. Or first equation, consumption, investment, government expenditures and net exports 100% explain नेशनल इनकम. बट ऐसा होता नहीं है. इनकम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 100% एक्सप्लेन नहीं होती है. क्वांटिटी डिमांड प्राइस से 100% एक्सप्लेन नहीं होती. इन सोशल साइंसेस किसी भी इक्वेशन को, किसी भी थ्योरी को आप डिस्कस कर लें, हर थ्योरी के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को 100% एक्सप्लेन नहीं करते. तो डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, इन नेचुरल साइंसेस वेरिएबल्स 100% और एग्जैक्ट रिलेशन को शो कर रहे होते हैं. इन सोशल साइंसेस वेरिएबल्स एग्जैक्ट रिलेशन को शो नहीं करते. ऑलवेज कुछ ना कुछ क्या होता है आपका रिमेनिंग होता है. लाइक इक्वेशन नंबर 1 में किसी भी कंट्री का जो आउटपुट होता है वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करता है. एनवायरनमेंट भी आउटपुट पे इम्पैक्ट कर रहा होता है. इंटरनेशनल पॉलिसीज भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं. वेदर सिचुएशन भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. तो वेदर, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब चीज़ें इस इक्वेशन में नहीं है. तो दिस मीन्स इनकम और आउटपुट ऑफ अ कंट्री 100% एक्सप्लेन नहीं हो रहे. इसी तरह इस इक्वेशन में क्वांटिटी डिमांड प्राइस से 100% एक्सप्लेन नहीं हो रही. कुछ ना कुछ आपके पास क्या रिमेनिंग है. ऐसा क्यों होता है? इन सोशल साइंसेस हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एग्जामिन कर रहे होते हैं. बिहेवियर ऑफ सोसाइटी टू सोसाइटी हम एग्जामिन कर रहे होते हैं. और बिहेवियर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहा होता है. ठीक है. तो सोशल साइंसेस में वेरिएबल्स एग्जैक्ट रिलेशन को शो नहीं करते. ठीक है. देखिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ सोशल साइंसेस. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस. दिस मीन्स कि सोशल साइंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, अकाउंट्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है. ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं. वाई इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स को रिवाइज करते हैं. तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एजेंट. स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको विजिबल है? यस सर. ठीक है. तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक एजेंट्स. Economic agents are engaged in economic activity. There are three main economic agents: household, business and government. ठीक है. Household, individual और consumer. Household करता है क्या आपके पास? Household फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई कर रहा होता है और हाउसहोल्ड क्या कर रहा होता है? कंजप्शन कर रहा होता है. कंजप्शन मीन्स स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स. हम करंट नीड्स के लिए जो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, लाइक स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स, स्पेंडिंग ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स मीन्स आफ्टर यूज फिजिकल एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, लॉन्ग लाइफ गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आफ्टर यूज फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, फ्रेशेबल आइटम्स. Spending on services means service, spending on education, spending on health expenditures and financial expenditures. ठीक है. तो हाउस होल्ड क्या कर रहा होता है? हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहा होता है. कंजप्शन रेफर्स टू स्पेंडिंग टू कवर करंट नीड्स. और हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिजनेस और फर्म. सेकेंड इकोनॉमिक एजेंट इज बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या होता है? वन प्रोड्यूसर. बिजनेस मीन्स वन फर्म, वन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो बिजनेस मीन्स वन फर्म. फर्म का काम क्या होता है? फर्म परचेज और हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. और सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो बिजनेस एंड फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर रहा होता है, हायर कर रहा होता है. और बिजनेस करता है क्या है? बिजनेस कर रहा होता है प्रोडक्शन और सप्लाई. बिजनेस स्पेंडिंग क्या होती है? बिजनेस स्पेंडिंग मीन्स स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी.
बिजनेस क्या कर रहा होता है? इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मीन्स स्पेंडिंग टू एनहांस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। तो हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहा होता है, बिजनेस क्या कर रहा होता है? प्रोडक्शन करता है और सप्लाई कर रहा होता है। हाउस होल्ड डिमांड करता है, बिजनेस क्या करता है? सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एंड बिजनेस ये दोनों क्या आपके पास ये सिंगल इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल के साथ आपके पास बिजनेस का मतलब क्या है कि वन फर्म, और हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? वन कंज्यूमर, ठीक है। तो वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर। थर्ड इकोनॉमिक एजेंट इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और इन्वॉल्व इन कंजप्शन एंड एक्सचेंज, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंजप्शन भी कर रहा होता है, प्रोडक्शन भी कर रहा होता है, और गवर्नमेंट क्या कर रहा होता है आपके पास? एक्सचेंज भी कर रहा होता है। तो थ्री मैन इकोनॉमिक एजेंट्स एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज, तो इसका मतलब क्या होता है? कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज आपकी क्या हो रही है? फॉल हो रही है और राइज हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक वर्ड यूज करते हैं, कमोडिटी। तो कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती है। कमोडिटी रेफर्स टू ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। थर्ड अंडरलाइन वर्ड हमारे पास क्या है? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस भी कहा जाता है इनको, प्रोडक्टिव रिसोर्स भी कहा जाता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी आप रिसोर्सेस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका दिस मीन्स आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड इज गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो लैंड को हम यूज कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। लेबर सप्लाई वर्क, है ना। तो वर्क टाइम और विलिंगनेस टू वर्क ये किससे रेफर कर रहा होता है? लेबर से रेफर कर रहा होता है। द वर्क टाइम एंड वर्क एफर्ट दैट पीपल डिवोट टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस ऑफ लेबर डिपेंड कर रही होती है क्वालिटी ऑफ लेबर के ऊपर। हम यूज करते हैं स्किल लेबर, हम यूज कर रहे होते हैं अनस्किल लेबर। तो जो लोग जिनकी एजुकेशन और जिनके पास कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं होती, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनस्किल लेबर्स, ठीक है। तो अनस्किल लेबर की प्राइस, उनकी वेजेस कम होती हैं। जो आपके स्किल लेबर्स होते हैं, जिनके एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, जो बीएस करते हैं, जो बीबीए करते हैं, जो मैट्रिक, जो इंटर कर रहे होते हैं, उनकी स्किल्स क्या होती है कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन? बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एजुकेटेड पर्सन को हम क्या कहते हैं? स्किल लेबर, ठीक है। तो जिस कंट्री के अंदर एजुकेशन इंक्रीज हो रही है, जिस कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्निकल जो आपके पास एक्सपीरियंस है या जो आपके पास ट्रेनिंग्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, उस कंट्री को कहा जाता है कि इस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री के जो लेबर्स हैं वो उनकी एजुकेशन लेवल आपके पास क्या है? ज़्यादा है। एजुकेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपके पास? ज़्यादा होगी। एक 1 आवर के अंदर एक इंडिविजुअल अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो इंडिविजुअल है वो एजुकेटेड है, उसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या? वो 1 आवर के अंदर वो ज़्यादा यूनिट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आप इंटरनेट और ब्राउजिंग और सर्फिंग और फोटोशॉप ये सारी टेक्निक्स आपको मालूम है, इसका मतलब क्या हो? आप इंटरनेट पे ज़्यादा आउटपुट आप दे सकते हो। और जिनकी इंटरनेट में इन सॉफ्टवेयर के साथ अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब क्या हो? वो इंटरनेट पे बहुत कम आउटपुट दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आप एजुकेशन इंक्रीज करते हो, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लेबर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो प्राइस ऑफ लेबर डिपेंड कर रही होती है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ठीक है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल
गुड का मतलब क्या होता है? गुड्स दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स। तो न्यू गुड्स हम किन गुड्स के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं? वो आपके टूल्स भी हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो आपका मशीन भी हो सकता है, वो आपकी डिफरेंट आपके पास बिल्डिंग्स भी हो सकती है, और अदर कंस्ट्रक्शन आपके पास यूज होने वाले आपके आइटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? गुड्स दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि व्हाट इज प्राइस ऑफ कैपिटल? प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट। तो थ्योरीज क्या एक्सप्लेन करती हैं? जब भी कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो बैंक बोरिंग से होती है। आप बैंक से बोरो करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने कैपिटल को आपने बोरो किया, तो उसकी प्राइस आप क्या पे कर रहे होते हो? आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। तो जब आप बैंक से बोरो करते हो, आप फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश करते हो, मशीन परचेज करते हो, अदर टूल्स और अदर मशीनरी आप परचेज करते हो ताकि आप सेटअप बना सको टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज दैट ऑर्गेनाइज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड रिसीव रेंट, लेबर रिसीव wages, capital earn interest and entrepreneurship और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? आपका प्राइस इज प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड टर्म जो हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो है स्कारसिटी। ठीक है, रिसोर्सेज के साथ हमेशा वर्ड यूज होता है स्कार्स। स्कारसिटी और स्कार रिसोर्सेज का मतलब आपके पास क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इज लेस देन व्हाट वुड यूजर डिमांड। और सिंपल वर्ड में स्कार्सिटी इज शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पाकिस्तान के अंदर हम जिस भी सर्विस की बात कर रहे होते हैं, जिस भी इशू की बात कर रहे होते हैं, उस इशू के साथ क्या लगाया जाता है? शॉर्टेज लगाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कर रही हैं, जो पावर डिमांड कर रही हैं, सप्लाई उतनी नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज जो वाटर डिमांड कर रही होती हैं, इतनी वाटर की सप्लाई नहीं है। लाइक आपने देखा होगा लास्ट मंथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान के जो एक इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री के एक टाइकॉन थे, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से अपना इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। उससे रीज़न पूछी गई, उसने कहा कि सिर्फ वाटर को परचेज करने में मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, यानी कि मुझे वाटर भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, मैं टैंकर के थ्रू वाटर में परचेज करता हूँ, उससे मैं अपने लेदर की प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को compete नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो scarcity is goods and services is less than what would user demand। तो ये scarcity ख़त्म किस तरह होती है? scarcity कम किस तरह होती है? ठीक है, देखें एक और हम केस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो 19 या ज़्यादा दूर मत जाते हैं, 2005 की बात कर लेते हैं। तो 2005 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान के जो सबसे बड़े इश्यूज थे, उनमें एक इशू क्या था? एक इशू था आपके पास इलेक्ट्रिक शॉर्टेज और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और लोड शेडिंग ये इतना बड़ा इशू था कि 2007 के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था। उस एडवर्टाइजमेंट में एक पाकिस्तान की सबसे फेमस एक्ट्रेस थी सबा कमर। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाया जाता है कि अगले फ्यूचर की प्रोडिक्शन की जाती है कि अगले 20 सालों के अंदर सबा कमर का बेटा के हाथ में एक बल्ब होता है, वो अपने वालदा से पूछता है कि ये क्या चीज़ है। यानी ये शॉर्टेज बढ़ते बढ़ते, लोड शेडिंग बढ़ते बढ़ते इस कदर हो चुकी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास नापेद हो चुकी है हमारी कंट्री से। और उस वक्त ये सिचुएशंस ऐसी थी, आपको शायद याद ना हो कि उस 2005 और 8 के दरमियान हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी वो कितनी थी? वो आपके पास 13,000 मेगावाट हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी। यानी पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी
कंज्यूम हो रही थी वो 13,000 मेगावाट कंज्यूम हो रही थी, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई कितनी थी वो 8,000 थी। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतने खतरनाक थे कि कोई न्यू इंडस्ट्री लगाने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। ठीक है। जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वो आपके सब वाइंड अप कर रहे थे, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। हर प्रोविंस के अंदर बम आपके पास धमाके होते थे, और कराची के अंदर तो ये हालात थे कि लोगों को आपके पास मोबाइल किडनैपिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 1 घंटे के लिए आपको किडनैप कर लिया और आपसे सामान लिया, और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले इस जो दोनों इश्यूज पे कंट्रोल किया गया। इसको कंट्रोल किस तरह किया गया है? ठीक है। जो लास्ट आपकी गवर्नमेंट आई थी, उस गवर्नमेंट ने अपने 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि हमने 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस हमने कर लिया, यानी नेशनल जो ग्रिड है उन्होंने हमने 10,000 मेगावाट हमने क्या कर दिया है, ईट कर दिया। तो 10,000 मेगावाट ईट करने का मतलब क्या हुआ कि अब जो टोटल सप्लाई है वो कितनी हो गई है, 8,000 प्लस 10,000, 18,000 टोटल सप्लाई। तो 8,000 पहले थी, 10,000, 18,000 आपके पास सप्लाई, और आपकी जो डिमांड है वो पहले कितनी थी, 13,000 थी। क्या आपको याद है कि जो लोड शेडिंग का इशू है, लोड शेडिंग का वर्ड क्या आज न्यूज़पेपर्स में नहीं आता है? क्या लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो गई है? यानी 8,000 की आपके पास क्या थी, आपके पास 2005 में सप्लाई थी, और 13,000 की आपके पास क्या थी, डिमांड थी। और जो शॉर्टेज थी, जो स्कार्सिटी थी, वो कितनी थी, 13 माइनस 8, 5,000 की आपके पास क्या थी, शॉर्टेज थी। और जो गवर्नमेंट थी उसने 2012 के 13 के अंदर कहा कि हमने 10,000, यानी शॉर्टेज 5,000 है, और आपने जो 10,000 एडिशनल नेशनल ग्रिड के अंदर आपने ईट कर दिया। तो लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी कराची के बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग होती है, पंजाब के अंदर लोड शेडिंग होती है, केपीके के अंदर लोड शेडिंग होती है, यानी कि आपकी जो शॉर्टेज है उससे ज़्यादा आपने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त भी आपके पास लोड शेडिंग का इशू है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई सिर्फ इंक्रीज करने से स्कार्सिटी खत्म नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास अनलिमिटेड होती है। पॉपुलेशन भी मर्डर कर रहा होता है। पॉपुलेशन क्या हो रही है आपके पास, डे बाई डे आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 2% पाकिस्तान का पॉपुलेशन रेट है। अगर हम 15 साल पहले की बात करें और आप अपने फैमिली की तरफ देखें, तो 15 साल पहले आपकी अगर फैमिली का मतलब एक घर था, उस घर में आपके 3 भाई 3 बहनें थे, तो 15 साल के बाद क्या होगा, आपके जो 3 भाई होंगे वो तीनों अलग अलग घरों में चले जाएंगे, आपके जो 3 सिस्टर्स होंगी वो तीनों अलग अलग घरों में चले जाएंगे। तो आपकी फैमिली में अब एक घर नहीं है, आपकी फैमिली का मतलब क्या है, 7 हाउसेस है ना। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज मीन्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपके पास मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप ज़्यादा यूज़ करोगे, आपके जितने कमरों में इलेक्ट्रिसिटी, आपके एसी आपके ज़्यादा लगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या है आपके पास, वो बढ़ती जा रही है। तो ह्यूमन जो वांट्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वो अनलिमिटेड होती है। सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करने से स्कार्सिटी ख़त्म नहीं होती है। तो स्कार्सिटी को और शॉर्टेज को कम करने के लिए, जो स्कार्सिटी का इशू है, इसे कॉप करने के लिए सप्लाई इंक्रीज किया जाता है। और दूसरा हम क्या करते हैं, हम चॉइसेस कर रहे होते हैं। हम चॉइसेस क्यों करते हैं? क्योंकि स्कार्सिटी हम हर वक्त फेस कर रहे होते हैं। हम चॉइसेस करते हैं, दिस मीन्स हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वन एक्टिविटी डिक्रीज एंड क्वांटिटी ऑफ वन एंड अदर एक्टिविटी इंक्रीज। लाइक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पहले सारी जो व्हीकल्स होती थी वो या तो पेट्रोल पे होती थी या डीजल पे होती थी। आज तो डीजल की व्हीकल्स तो आपको मिलती नहीं है, लेकिन आपको अब सीएनजी व्हीकल्स आपको ज़्यादा मिल रही होती है। तो हमने पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दिया, हम लोग मूव हो गए सीएनजी की तरफ। अब सीएनजी के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो लोगों ने क्या कर दिया, आपके पास हाइब्रिड की तरफ मूव कर दिया। तो ये हम कर क्या रहे हैं, हम स्कार्सिटी को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चॉइसेस कर रहे हैं, हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। तो ट्रेड ऑफ, क्वांटिटी ऑफ वन एक्टिविटी डिक्रीज और क्वांटिटी ऑफ अनदर एक्टिविटी इंक्रीज। तो स्कार्सिटी इज शॉर्टेज और डिमांड्स ग्रेटर देन सप्लाई। तो स्कार्सिटी को कंट्रोल करने के लिए हम करते क्या है,
हम सप्लाई इंक्रीज करते हैं और हम करते हैं कि हम चॉइसेस करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रेड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट ऑफ दीज फोर टर्मिनोलॉजीज अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने चाहें तो इकोनॉमिक्स की में हम करते क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इकोनॉमिक एजेंट यूज देयर स्कार रिसोर्सेज टू स्पेशलाइज इन economic activity or consumption, production, and exchange of goods and services according to prevailing economic system. ठीक है, तो economics actually provide powerful tools to realize real world the price, income, employment, unemployment, balance sheet, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे टूल्स इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इन टूल्स के थ्रू ही हम रियल वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, रियलाइज कर रहे होते हैं। अगर ये वर्ड ना हो, अगर ये आपके पास प्राइस ना हो, अगर आप इनकम को निकाल दें, अगर आप कॉस्ट को निकाल दें, तो ना हम अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, ना हम फाइनेंस पढ़ सकते हैं, ना हम एजुकेशन, ना कोई और सब्जेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स के डिफरेंट आपके पास क्या है, चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हाउ टू एलोकेट अवेलेबल रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को क्यों एलोकेट करते हैं, हम रिसोर्सेज को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और डिसीजन मेकर सिर्फ तीन ही होते हैं, देयर आर ओनली थ्री इकोनॉमिक एजेंट्स। आपकी डिसीजन मेकिंग या तो एज अ हाउस होल्ड होगी, या एज अ बिजनेस होगी, या तो एज अ गवर्नमेंट होगी। या तो आप कंज्यूम कर रहे होगे, या आप प्रोड्यूस कर रहे होगे, या आप एक्सचेंज कर रहे होते हो। दिस मीन्स जितनी भी डिसीजन मेकिंग्स हैं, ऑल डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड किस पे कर रही होती है, इकोनॉमिक्स पे कर रही होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। ठीक है, आप अगर हम अपनी एग्जांपल लें, आप सुबह आपने जो फर्स्ट आपने डिसीजन लेना था आज, वो किसका लेना था, ब्रेकफास्ट का डिसीजन लेना था। तो ब्रेकफास्ट में आपने क्या कंज्यूम करना है, क्या टेक करना है, ये डिसीजन भी बेस कर रहा होता है किस चीज़ पे, इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप किस तरह का ब्रेकफास्ट करोगे जिससे आपकी यूटिलिटी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। फिर आपने यूनिवर्सिटी आपने जाना है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपने किस रूट को आपने सिलेक्ट करना है, किस रूट को आप सिलेक्ट करोगे जिससे आपका टाइम मिनिमम स्पेंड हो और आपकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम स्पेंड हो। तो ये डिसीजन भी किस पे बेस कर रहा है, इकोनॉमिक्स पे। आप यूनिवर्सिटी आते हो, आपने अपनी कार पार्क करना है, किस रो में आप अपनी कार पार्क करोगे, ये डिसीजन भी क्या है आपका, इकोनॉमिक्स। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आप कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग है, या ये डिसीजंस हाउस होल्ड के होते हैं, या बिजनेस के होते हैं, या गवर्नमेंट के होते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन और efficient exchange. To economics is decision sciences. Economics is the social science that studies the choices that individual, business, government, and entire societies make as they cope with scarcity and the incentives that influence and reconcile those choices. So economics is a study of allocation of resources. ठीक, तो हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज ये हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स की टू मेन ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इन रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, या इन रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और हमारी डिसीजन मेकिंग बेस कर रही होती है इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी कि डिसीजन मेकिंग ऑफ हाउस होल्ड और डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस हैं, तो दिस मीन्स हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिविजुअल बेसिस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी डिसीजन मेकिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, तो चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड business. Macroeconomics, micro and macro, both are Greek words. Micro means small particular और macro means large particular. तो macroeconomics का मतलब क्या होता है आपके पास, इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, हम एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हम पूरे फॉरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस मीन्स
macroeconomics. तो macroeconomics is allocation of resources individual basis. Main issues of microeconomics are अब इकोनॉमिक एजेंट्स हाउस होल्ड और बिजनेस के क्या इश्यूज हो सकते हैं. मेन इश्यूज ऑफ माइक्रो आर हाउस होल्ड के डिसीजन क्या होता है आपका. हाउस होल्ड क्या करता है अभी हमने अंडरस्टैंड किया. डिमांड. डिमांड इज स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. हम ड्यूरेबल गुड को परचेज करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड परचेज कर रहे हैं, हम सर्विसेज को परचेज कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड and second issue of microeconomics is supply. So what is supply? Supply is decision making of producer, decision making of business. So issues in microeconomics: demand and supply. Elasticity shows the responses of quantity demand due to different factor: prices, income, and prices of other goods. Next issue of microeconomics is consumer equilibrium. Consumer equilibrium means consumer satisfaction. Consumer satisfy कब होगा? जब उसकी यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. तो मैक्सिमम यूटिलिटी consumer equilibrium. Next issue of microeconomics or next chapter of microeconomics is producer equilibrium. Producer equilibrium means producer satisfaction. और producer satisfaction कब होगी? जब producer produce maximum output or maximum profit. तो producer equilibrium means producer least cost combination, producer maximum output. ठीक है. और next issue of microeconomics is market structure. Market structure means competitive market, imperfect competitive market, and monopoly. Last issue of microeconomics is public goods or externalities, environmental factors. ठीक है. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइस. ठीक है. तो प्राइस थ्योरी माइक्रोइकोनॉमिक्स को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इश्यू ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई. डिमांड टोटली बेस्ड ऑन प्राइस. प्राइस इंक्रीज, डिमांड चेंज. सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, डिक्रीज, सप्लाई चेंज. ठीक है. इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ demand, response of demand to price. Third one is consumer equilibrium. To consumer utility, consumer satisfaction totally depend upon prices of commodities, prices of goods, price of X, price of Y, increase, decrease, utility or consumer decision towards quantity of X and Y change. ठीक है. तो supply, production, producer theory totally depend on prices of input, wages and rent. ठीक है. Market structure, competitive market means prices determined by market forces. Imperfect competitive markets, firms can set their prices, है ना. और externalities and public goods. तो in microeconomics totally हम कर क्या रहे होते हैं? हम different variables का response देखते हैं due to change in prices. So microeconomics also called theory of price. Macroeconomics is a study of the structure and performance of national economy. तो macroeconomics में हम क्या देख रहे होते हैं? Economy as a whole, डिसीजन मेकिंग एग्रीगेट लेवल. ठीक है. एग्रीगेट लेवल पे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट. ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. बिजनेस एंड हाउस होल्ड हम देख रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. Macroeconomics decision making or allocation of resources by government. So macroeconomics is study of structure and performance of national economy and how government policies impact structure and performance of national economy. Issues in
मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चैप्टर्स को, किन इश्यूज को डिस्कस करते हैं? इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर जनरल प्राइस लेवल आपका राइज होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट लोग डिमांड करेंगे कि प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं, हमारा परचेसिंग पावर आपके पास क्या है, आपका डिक्रीज हो गया। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, आउटपुट ऑफ अ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के आउटपुट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, टोटल प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर, टोटल प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में जो कंबाइन आउटपुट आता है, और ओवर द टाइम ये आउटपुट में जो चेंजेस आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन आउटपुट और इकोनॉमिक ग्रोथ। लाइक इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज 2%। तो 2% का मतलब क्या है? पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने 2% ज़्यादा चीज़ें एग्रीगेट लेवल पे प्रोड्यूस किए। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, output is main issue of macroeconomics. Next issue of macroeconomics is unemployment. Unemployment means person or individual able to work, willing to work but cannot find a job. Unemployment बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसलिए इंपॉर्टेंट इशू है कि इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब हर इंडिविजुअल कंट्री का क्या रिसोर्स है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब क्या है कि हम इस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर इसे यूटिलाइज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का रिलेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, मोर लोगों को आप एम्प्लॉयड करोगे तो आउटपुट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम नेक्स्ट इशू डिस्कस कर रहे होते हैं वो होता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो दे आर टू मेन गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो पॉलिसीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन होम कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिजिकल फ्लोज, फाइनेंशियल फ्लोज, गिफ्ट्स, इन सब को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनी क्वेश्चन